बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। जो लोग जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखते, दर हकीकत वो जाहिल और कम अकल होते हैं, और ऐसे लोगों को जिन्नात अपना आप ज़रूर दिखाते हैं। उरूज की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकने चाहिए। ज़वाल के सफ़र पर सुकून रहेगा। अगर कांटे बिछा कर जाएंगे, वापसी पर खारदार झाड़ियाँ मिलेंगी, और वापसी का सफ़र तो हर सूरत तय करना होता है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात रूनमा होते हैं, जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम भुला नहीं सकते। ऐसा ही एक नाकाबिले फरामोश वाक़या आप क़ारीन के लिए बयान कर रहा हूँ, जो उम्मीद है आपको मुद्दतों याद रहेगा। ऐसे वाक़यात लिखने का मकसद ये होता है कि शायद आप कोई नसीहत पकड़ें और लिखने का हक अदा हो जाए। चलें अब कहानी शुरू करते हैं। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफ़ी असर रसूख था। नाज़ुम से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ अराज़ी थी, जो नाना की वफ़ात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज़बाज़ करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे। मामू ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की ज़मीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ना माने, अपनी जिद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत को दरवाज़ा खटखटाया। अपने असर रसूख की बिना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ अराज़ी ज़मीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब रखता था। जमीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन गैराबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, जिसकी वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा ओस देती है। जिंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, जिंदगी बस उनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, वो इस जहान में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अकल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज्यादा से ज्यादा की लालच रहती थी। उसने कई बार सोचा इस गैराबाद जमीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन उसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार ना करें। कोई अल्लाह का बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, उनको तंग न करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। आपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गर्ज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैराबाद और बंजर जमीन हमारा मस्कन है। आपने जो इसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी जमीनों की आमदनी भी खत्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फिजा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाकया सुनाया और कब्र वाली जमीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होकर रह गए। जमीनों की देखभाल अब उनके बस का काम नहीं रहा। लिहाजा उनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो जमीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैराबाद जमीन को हमवार करके उसे काबिले काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब उसने मुंशी से बात की तो उसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर लें, उन्होंने ये जमीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरई मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला
वाकया भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने अपनी जमीन आबाद करनी है, किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नादीदा कुव्वतें या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो न समझा। मुंशी ने भी उसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टरों ने काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली घटा उठी। देखते ही देखते उसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ गर्दो गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर कलाबाजियां खाते हुए खुश्क पत्तों की तरह दूर जा गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आरामो सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाजें इस कदर खौफनाक और करख्त थी कि हर जी रूह को खौफ आने लगा। हर तरफ आहो बका और कयामत सुगरा बरपा थी। एक नादीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो धड़ाम से फर्श पर कमर के बल गिरा। उसे काफी चोटें आईं। भला हुआ उस मुअज्जिन का जिसने अल्लाह अकबर कहकर ज़ोहर की अजान शुरू की। अजान के कलिमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई, ऐ मखलूक के खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की माफी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ कर दे। ये सब शर्मिंदा हैं, आइंदा कभी आपकी बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए। ए आदम की औलाद, हम भी आपकी तरह खुदाए बुजुर्गों बरतर की पैदावार हैं। हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही हमने कभी आपका बुरा सोचा है। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया है तो वो सामने आए, हम सजा भुगतने को तैयार हैं। अपने गिरेबानों में झांको, आपका दीन इस्लाम तो अमन शांति का दर्स देता है। बुर्दबारी और तहम्मुल उसके असूल हैं। सिराते मुस्तकीम उसकी राह है और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और उसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हवस ने उनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शानो शौकत बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की जिंदगी अजाब बना दी। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, फिर कभी भूल कर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम माफ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खौफे खुदा से आप लोगों को माफ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और उसके बेटे को कभी माफ नहीं करेंगे। उनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम उनको जरूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये मुआफी के हकदार नहीं। इनको मुआफी उसी सूरत में मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की जमीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख न करें। सब लोग गर्दनें झुकाए उन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और उनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। अगर चौधरी साहब ने हमारी बात ना मानी तो हम उसको इबरत का निशान बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ हुए और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के इजाले के लिए हमें दोबारा उसी मखलूक की मिन्नत समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राजी करना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। इसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहां बुलवाकर उनके हिस्से की जमीन दे दी। गांव की रौनक फिर से बहाल होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े अयादत के लिए आते तो वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राजी कर लो, उनसे माफी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की माफी मांगी। सब बहन भाइयों ने उसे माफ कर दिया। एक बार फिर जिन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया।
امام مسجد نے کہا، جنہوں نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے۔ ماموں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔